नमस्कार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सीडीपी की पीवाईक्यू क्लास, जिसमें आपकी सीडीपी की एक क्विक रिवीजन हो जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि पीवाईक्यू से रिलेटेड जो भी वीडियो मैं इसमें डालूँ आपके लिए, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से, और कमेंट में आप भी अपने आंसर करते रहिएगा। इससे आपकी खुद की भी प्रिपरेशन जो है वो पता चलेगी कि आपने कितनी तैयारी की है। क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व देता है? ऑप्शन ए है विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत, ऑप्शन बी है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, ऑप्शन सी है निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन डी है परस्पर संबंध का सिद्धांत। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शारीरिक विकलांग बालक के लिए विद्यालय में निम्नलिखित में से क्या आवश्यक रूप से होना चाहिए? ऑप्शन ए है बालक के लिए कक्ष में प्रवेश की उचित सुविधा का प्रबंध, ऑप्शन बी है बालक के लिए भोजन का प्रबंध, ऑप्शन सी है बालक के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रबंध, ऑप्शन डी है बालक के लिए आवास का प्रबंध। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बालक के लिए कक्ष में प्रवेश की उचित सुविधा का प्रबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना किस चरण को दर्शाता है? ऑप्शन ए है प्रथापूर्वक चरण, ऑप्शन बी है अमूर्त संक्रियात्मक चरण, ऑप्शन सी है प्रथागत चरण, ऑप्शन डी है उत्तर प्रथागत चरण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन ए, प्रथा पूर्व चरण, जिसको क्या बोला जाता है आपके पास? प्री कन्वेंशनल स्टेज, जिसको इंग्लिश में आपका बोला जाता है। और ये आपका क्या हो जाता है? उत्तर में आ जाता है आपके पास पोस्ट कन्वेंशनल, और प्रथागत में आएगा आपके पास कन्वेंशनल स्टेज। ये आपकी इंग्लिश में 3 स्टेज हैं जो किसने दी आपके पास? लॉरेंस कोहलबर्ग ने दी है। और इन 3 स्टेज की क्या है आपके पास? 6 लेवल यहाँ पर दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है समकक्षी सामाजिक का प्राथमिक कारक है और परिवार समाजीकरण का द्वितीय कारक है, ऑप्शन बी है परिवार एवं जनसंचार दोनों समाजीकरण के द्वितीय कारक हैं, ऑप्शन सी है विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है तथा परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है, ऑप्शन डी है विद्यालय सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक है तथा समकक्षी समाजीकरण का द्वितीय कारक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन सी, कि विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है और जो परिवार है वो समाजीकरण का एक प्राथमिक कारण है। समाजीकरण आपके पास क्या इसका मीनिंग होता है? सोशलाइजेशन क्या होता है आपके पास? कि एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो मनुष्य होता है, जो आपका इसमें ह्यूमन होता है आपका, जो इसमें आपका आ जाएगा ह्यूमन, जो ह्यूमन होता है वो किससे सीखता है? इसमें समाज द्वारा सीखता है। और ये सीखने की जो प्रक्रिया होती है ये जीवन भर आपकी निरंतर चलती रहती है। अब जो सोशलाइजेशन की प्रोसेस है, इसमें सोशलाइजेशन प्रोसेस में क्या आ जाता है आपके पास? चाइल्ड रियरिंग आ जाती है इसमें, जैसे कि पालन पोषण। क्या आ जाता है इसमें? पालन पोषण, ये आ जाता है आपका समाजीकरण में। अब इसका मीनिंग क्या पड़ता है यहाँ पर? कि बालक के समाजीकरण में पालन पोषण का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अगर बच्चे का जो पालन पोषण है वो अच्छे तरीके से नहीं होता है तो बच्चा क्या करेगा? समाज के साथ समायोजन करने में कठिनाई महसूस करता है। बच्चा जो है वो समाज के साथ क्या करेगा? एडजस्टमेंट नहीं कर पाएगा। इसलिए बच्चे का क्या होगा? पालन पोषण जो है वो सही तरीके से किया जाना चाहिए। फिर सेकंड आपके पास इसमें आ जाता है सहयोग, इसको कोऑपरेशन बोला जाता है। ये आएगा आपके पास यहाँ पर सहयोग। कोऑपरेशन में क्या होगा आपके पास? कि बच्चा समाज के सहयोग से ही समाज का हिस्सा बनता है और बच्चा समाज से ही सीखता है। जैसे जैसे जो बच्चा है वो अपने साथ अन्य व्यक्तियों का सहयोग पाता है, वैसे वैसे ही वह क्या करता है? दूसरे लोगों के साथ अपना सहयोग भी प्रदान करना प्रारंभ कर देता है। ये आपका सहयोग में होगा समाजीकरण के। फिर आपके पास आ जाता है अनुकरण, जिसमें बच्चा किसके द्वारा सीखता है? आपका इमिटेशन के माध्यम से सीखता है। और इमिटेशन किसका करता है? वो अपने घर, परिवार, आस पड़ोस, ये सब चीज़ें उसकी किस में आ जाती हैं? समाज में। तो अनुकरण क्या होता है आपका? जिसमें बच्चा नकल करके चीज़ों को सीखता है। इसमें बच्चा बड़ों की बातों का अनुकरण करता है और समाज का एक हिस्सा बन जाता है।
कि जैसे बड़े काम करते हैं वैसे ही बच्चा क्या करता है, उस काम को करना शुरू कर देता है। ये बच्चा इसमें क्या करेगा, इमिटेशन करेगा। फिर आएगा आपके पास रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, इसको पुरस्कार एवं दंड, पुरस्कार एवं दंड, ये आ जाएगा इसमें आपका। इसमें क्या होगा आपका कि इसमें जब बालक समाज के आदर्शों और मान्यताओं के अनुसार व्यवहार करता है, लोग क्या करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं कि देखो इस बच्चे ने कितना अच्छा काम किया है। या फिर क्या करते हैं, इसके विपरीत जब वो गलत काम करता है फिर क्या करते हैं, उसको पनिश करते हैं, जिसके भय से वह ऐसा कार्य क्या है दोबारा नहीं करता। जब बच्चे के मन में भय बैठ जाता है तो बच्चा फिर उस काम को दोबारा नहीं करता। ये आपका किस में आ जाएगा, पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड में आ जाता है आपका। ये रिवॉर्ड में तो रिवॉर्ड जब बच्चे को मिलेगा तो अच्छा काम बच्चा करेगा, अच्छे की तरफ ही बढ़ेगा, और जब उसको पनिशमेंट मिलती है किसी गलत काम को करने की तो बच्चा उस काम को दोबारा नहीं करेगा। नेक्स्ट आ जाता है इसमें इकाइयों के प्रकार होते हैं, जो समाजीकरण होते हैं उसकी कुछ इकाइयाँ, उसके एजेंट्स होते हैं इसमें। अब जो आपकी ये क्या कहा जाता है, आपके समाजीकरण सोशलाइजेशन में क्या होती है, आपकी एजेंसियाँ होती हैं। इसके टाइप, इसमें 2 टाइप्स की एजेंसी होती है आपके पास। एक होती है आपकी एक्टिव एजेंसी और एक आपके पास होती है इसमें पैसिव एजेंसी, आपकी पैसिव एजेंसी। तो एक्टिव एजेंसी में क्या आ जाता है आपके पास, इसमें क्या करता है, बच्चे पर जो है वो प्रभाव बिल्कुल सीधा पड़ता है। सीधा कैसे, जैसे कि बच्चों का, उसके परिवार का, उसके दोस्त का, पड़ोसी का, ऐसे बच्चे का जो है उस पर प्रभाव पड़ता है। इसको आप सक्रिय एजेंसी कह सकते हो, जिसमें बच्चे के परिवार का, उसके सगे संबंधियों का, रिश्तेदारों का, पड़ोसियों का, इन सब का जब इफ़ेक्ट बच्चे पर, यहाँ तक इसमें स्कूल भी आ जाता है आपका, उसका जो प्रभाव बच्चे पर डायरेक्ट पड़ता है तो आप उसको क्या कह सकते हो कि ये बच्चे की सक्रिय एजेंसी है। और पैसिव में क्या होगा आपके पास, पैसिव में आ जाता है जब बच्चे पर इनका सीधा प्रभाव न पड़कर एक प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन क्या कैसे पड़ता है, एक इंटरवल वे में, बाहरी जो एक्सटर्नल वे है वहाँ बाहरी वे में पड़ जाता है। जैसे कि पुलिस स्टेशन हो गया आपका, और आपके जो सार्वजनिक पुस्तकालय है, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, इन सबको क्या कहा जाता है, पैसिव एजेंसियों में इनको रखा जाता है। अब जो आपके पास समाजीकरण की एजेंसियाँ होती हैं, इकाइयाँ होती हैं जो, वो कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट नंबर पर आपके आता है परिवार, फैमिली। ये समाजीकरण की क्या होती है, समाजीकरण का जो आरंभ है वो कहाँ से शुरू होता है, आपका परिवार से, और इसको ही समाजीकरण की पहली इकाई कहा जाता है। फिर आपके पास आता है, सेकंड में आ जाता है आपके पास विद्यालय, जो कि बच्चे का स्कूल होता है। तो विद्यालय में क्या आ जाता है आपके पास, इसमें बच्चा क्या करता है, स्नेह, सहयोग, कर्तव्यनिष्ठा और दूसरों के साथ कैसे एडजस्टमेंट करना है, ये बच्चा यहाँ पर सीखता है। फिर थर्ड में क्या आ जाता है बच्चे के पास, उसके अध्यापक आ जाते हैं। बच्चे के सामाजिक विकास में जो अध्यापक है उसका भी महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि बच्चा स्कूल में भी अपना टाइम स्पेंड करता है, अपने टीचर के साथ ही स्पेंड करता है। तो बच्चे के सामाजिक विकास में जो अध्यापक है उसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। और बच्चे अपने अध्यापक को क्या मानते हैं, आदर्श मानते हैं, क्योंकि जब उनका अध्यापक जैसे जैसे करेगा तो बच्चे भी उसकी इमिटेशन करते हैं, अनुकरण करते हैं। तो छात्रों में भी शिष्टता, धैर्य और सहकारिता जो होती है उसका गुण उसमें विकसित हो जाता है। अगर ये सभी गुण आपके शिक्षक में पाए जाते हैं तो बच्चों में भी आपके ये गुण पाए जाते हैं। फिर आपका आ जाता है इसमें खेल। खेल में क्या आ जाएगा इसमें कि खेल बच्चों के मानसिक, शारीरिक और संवेगात्मक विकास के साथ साथ उसके सामाजिक विकास में भी योगदान देते हैं। जैसे कि बच्चे क्या करते हैं कि एक टीम में रहकर बच्चे सहयोग की भावना विकसित करते हैं। उनको वहाँ क्या करना पड़ता है, अनुशासन में रहना पड़ता है। और हारने के बाद भी क्या करते हैं, वो अपने संवेगों पर नियंत्रण रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब हार जाते हैं खेल के दौरान बच्चे, तब दूसरी टीम जो जीत जाती है फिर उनको कॉन्ग्रेचुलेट भी उन्हें करना पड़ता है। इनको ऐसे ही जब वो कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, इसका मीनिंग क्या है कि बच्चों का अपने संवेग, अपने इमोशंस पर कंट्रोल है। तो ये चीज़ें भी बच्चे सीखते हैं। ये आपका सब कुछ समाजीकरण में आ जाता है। और जो इसका आंसर था आपका क्वेश्चन का, वो क्या था, ऑप्शन सी, कि विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घोड़े को देखकर एक 3 वर्षीय बालिका चकित होकर बोली, वाह इतना बड़ा कुत्ता। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार
बालिका की यह प्रतिक्रिया निम्न में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए है आत्मसातकरण या समावेशन, ऑप्शन बी है प्रतीकात्मकता, ऑप्शन सी है पदार्थ स्थायित्व, ऑप्शन डी है अस्थगित अनुकरण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन बी प्रतीकात्मकता। प्रतीकात्मकता क्या होता है कि चित्रों को देखा जाना, क्योंकि बच्चा क्या कर रहा है, घोड़े को देखकर क्या बता रहा है कि कुत्ता, क्योंकि बच्चे ने किसको देखा है? डॉग को देखा है। बच्चे ने डॉग को देखा है। डॉग की क्या पहचान देखी है बच्चे ने कि डॉग की 4 टांगे हैं, एक पूँछ है उसकी, तो ये वाला देखा है। तो यही चीज़ें उसने घोड़े में भी देखी है बच्चे ने। तो घोड़े को देखकर क्या कहता है बच्चा कि इतना बड़ा कुत्ता। तो प्रतीकात्मक उसने उसका एक रूप देखा है, एक फॉर्मेट देखा है, इसलिए बच्चा जो घोड़ा है उसको भी कुत्ता बता रहा है। इसमें ये जीन पियाजे का आपका कंसेप्ट दिया हुआ है। और आत्मसातकरण में एसिमिलेशन में क्या हो जाता है आपके पास? एसिमिलेशन में हो जाता है आपके पास जैसे कि ये आपका डॉग है, यहाँ पर डॉग है, यहाँ पर एक डॉग यहाँ पर है आपका और एक डॉग यहाँ पर है। जब एक डॉग के बारे में बच्चों को बताया गया कि ये आपका जो डॉगी है इसकी क्या होगी आपके पास? ब्लैक कलर होगा, 4 टांगे होगी, एक पूँछ होगी, भोंभो करता रहेगा ये। तो बच्चे ने उसको समझ लिया। फिर बच्चे ने देखा कि ये देखो यहाँ पर इसकी भी 4 टांगे हैं और इसकी भी एक पूँछ है और ये भी भों-भों कर रहा है, लेकिन इसका कलर क्या है? यहाँ पर वाइट है। तो बच्चे ने यहाँ पर क्या एसिमिलेशन लगाया कि जो आपका डॉग है वो आपका ब्लैक कलर का भी हो सकता है, आपका वाइट कलर का भी हो सकता है, आपका ब्राउन कलर का भी हो सकता है, अदर कलर का भी आपका जो है वो डॉग हो सकता है। यहाँ पर बच्चे ने क्या किया? एसिमिलेशन शुरू किया। लेकिन बच्चा यहाँ क्या क्वेश्चन में क्या बता रहा है कि घोड़े को वो कुत्ता बता रहा है, क्योंकि उसने उसकी प्रतिमा को देखकर ही वहाँ पर अंदाज़ा लगाया है। तो राइट आंसर आपका प्रतीकात्मकता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको किसी विद्यार्थी के बारे में यह आकलन करना है कि दी गई समस्या के बारे में अपने व्यक्तिगत और मूल दृष्टिकोण को व्यक्त कर पाता है या नहीं। इसके लिए आप किस प्रकार के प्रश्न का निर्माण करेंगे? ऑप्शन ए है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ऑप्शन बी है निबंधात्मक प्रश्न, ऑप्शन सी है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑप्शन डी है वैकल्पिक प्रश्न। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन बी निबंधात्मक प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? ऑप्शन ए है अभिप्रेरणा, ऑप्शन बी है सामाजिक संदर्भ, ऑप्शन सी है संवेग, ऑप्शन डी है शिक्षा शास्त्रीय उपागम। तो यहाँ पर आपके कूट में भी यही पूछा है कि चारों होंगे या ABC होगा आपका ऐसे। तो यहाँ पर देख लेते हैं, जो आपका अभिप्रेरणा है यहाँ पर वो भी आपका अधिगम को प्रभावित करता है, सामाजिक संदर्भ भी आपका अधिगम को प्रभावित करता है, संवेग भी आपका अधिगम को प्रभावित करता है और शिक्षा शास्त्रीय उपागम ये भी आपका अधिगम को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम के आकलन की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए है यह आकलन शिक्षा प्राप्ति के बाद किया जाता है, ऑप्शन बी है इसमें सूचना को सामान्य अंकों अथवा ग्रेडों में रूपांतरित किया जाता है, ऑप्शन सी है इसमें सूचना अध्यापक द्वारा स्वयं एकत्र की जाती है, ऑप्शन डी है इसमें सूचना शिक्षार्थियों के द्वारा स्वयं एकत्र की जाती है। यहाँ पर पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो नहीं क्या आ जाएगा आपके पास? ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें सूचना शिक्षार्थियों के द्वारा स्वयं एकत्र की जाती है। ये आपका इसमें क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अवबोधन से संबंधित विकार है। भाषा अवबोधन से संबंधित कौन सा विकार है ये आपने बताना है इसमें। ऑप्शन ए है चलाघात, ऑप्शन बी है भाषाघात, ऑप्शन सी है पठन वैकल्य, ऑप्शन डी है वाक संबंध रोग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन बी भाषाघात। भाषा अवबोधन है तो आपका आंसर भी क्या होगा? भाषाघात। जो आपके बच्चे की डिसेबिलिटी है इसमें, इसको क्या कहा जाता है? आपका अफेजिया भी इसको कहा जाता है बच्चे का अफेजिया। इसमें आप इसको कैसे याद कर सकते हो कि बच्चा अपने ही शब्दों में फंस जाता है, अफेजिया इसको कहा जाता है आपका। नेक्स्ट है आपके पास आगे आपके पास इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म घटक और अभिप्रेरणा स्रोत का सही रूप
में मिला युगम है? ऑप्शन ए है आत्म परितोषण बाह्य अभिप्रेरणा, ऑप्शन बी है जिज्ञासा आंतरिक अभिप्रेरणा, ऑप्शन सी है नगद पुरस्कार आंतरिक अभिप्रेरणा, ऑप्शन डी है रुचि बाह्य अभिप्रेरणा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन बी जिज्ञासा आंतरिक अभिप्रेरणा, क्योंकि जो जिज्ञासा है बच्चे की क्यूरियोसिटी है वो उसकी इंटरनल क्या है? मोटिवेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक शिक्षक को अधिक से अधिक प्रश्न पूछने चाहिए क्योंकि इससे ऑप्शन ए है कक्षा का अनुशासन बना रहता है, ऑप्शन बी है शिक्षार्थियों को यह पद्धति पसंद नहीं होती, ऑप्शन सी है शिक्षार्थियों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है, ऑप्शन डी है शिक्षक को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो शिक्षार्थी हैं उनको उनकी अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपनी कक्षा के किसी शिक्षार्थी को पढ़ने हेतु से प्रोत्साहित करने का कौन सा तरीका उपयुक्त मानते हैं? ऑप्शन ए है शिक्षार्थी के आत्मसम्मान को सुरक्षित करना, ऑप्शन बी है उसकी प्रशंसा दूसरे शिक्षार्थियों के समक्ष करना, ऑप्शन सी है उसे सकारात्मक प्रलोभन देना, ऑप्शन डी है शिक्षार्थी के प्रेरकों का मार्गोन्नतीकरण करना। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी, जो शिक्षार्थी के प्रेरक हैं उनका मार्गोन्नतीकरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थी सीखने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं जब कार्य डैश होता है। ऑप्शन ए है मूल तौर अत्यधिक जटिल, ऑप्शन बी है उनकी वास्तविक दुनिया से जुड़ा, ऑप्शन सी है प्रासंगिक, ऑप्शन डी है बिल्कुल भी चुनौतीपूर्ण नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, उनकी वास्तविक दुनिया से जुड़ा, क्योंकि जब बच्चे देखी हुई चीज़ों को महसूस करते हैं और जो उन्होंने किया है उसी कार्यों को वो स्कूल में भी करते हैं अपने डेली जो है अपनी लाइफ से जुड़े हुए, तो उनको वहाँ पर पढ़ने में भी इंटरेस्ट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास श्रवण विद्यार्थियों के सफल समावेशन में बाधा उत्पन्न करेगा? ऑप्शन ए है विद्यार्थियों को अपने आप से बात करके सोचने दें, ऑप्शन बी है विद्यार्थियों को मौखिक परीक्षा के बजाय लिखित परीक्षा दें, ऑप्शन सी है बाद में उपयोग करने के लिए टेप पर दत्त कार्यों के निर्देश रखें, ऑप्शन डी है दत्त कार्यों के लिए मौखिक निर्देश दें। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी, कि विद्यार्थियों को मौखिक परीक्षा के बजाय लिखित परीक्षा दें। बच्चों को मौखिक के बजाय लिखित दे दिया गया तो बच्चों को श्रवण में क्या होगा? यहाँ पर बाधा उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि बच्चा क्या है श्रवण उसको सुनने में कठिनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनने में उसको देखने में, इसका है यहाँ पर अभिकथन है यहाँ पर कि पाठ्यचर्या का उद्देश्य ऐसा होना चाहिए जो भारतीय समाज एवं संस्कृति की सराहना करे और विवेचनात्मक मूल्यांकन पर बल दे। तर्क है इसमें आपका कि पाठ्यचर्या मनुष्य जीवन के लिए आवश्यक एवं निवारण तत्वों के रूप में शामिल की जाती है। कूट में दिया, आपने कूट में बताना है इसमें कि क्या क्या सही है इसमें। तो लिखा है कि ऑप्शन ए में इसका जो तर्क है ये अभिकथन है कि पाठ्यचर्या का उद्देश्य ऐसा होना चाहिए जो भारतीय समाज एवं संस्कृति की सराहना करे तथा विवेचनात्मक मूल्यांकन पर बल दे। ये तो आपका सही है, राइट है। और तर्क क्या है कि पाठ्यचर्या मनुष्य जीवन के लिए आवश्यक एवं निवारण तत्वों के रूप में शामिल की जाती है, ये आपका गलत है। तो ए क्या है आपका? ए सही है आपका, और आर जो रीज़न है वो गलत है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि व्यक्ति ने अपने वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया या सीख सकता है तो उसमें बुद्धि है। बुद्धि की है परिभाषा किसने दी? ऑप्शन ए है थॉर्नडाइक ने, ऑप्शन बी है रायबर्न ने, ऑप्शन सी है कार्विन ने, ऑप्शन डी है थॉमसन ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन सी कार्विन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है छात्रों के बीच सहयोग को हतोत्साहित करना चाहिए, ऑप्शन बी है छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना चाहिए, ऑप्शन सी है विषय वस्तु को रखने पर बढ़ावा देना चाहिए और संप्रत्यों की समझ को महत्व देना चाहिए। तो यहाँ पर अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए? संप्रत्यों की समझ को महत्व देना चाहिए, उनको कंसेप्ट को क्या करना चाहिए? इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा समझ बना लेता है कि प्रतीकों का इस्तेमाल
वस्तुओं को प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जा सकता है। अगर बच्चे के सामने साइकिल नहीं है तब भी साइकिल शब्द सुनकर उसके मस्तिष्क में एक प्रतिबिंब बन जाता है। ऑप्शन ए है पूर्व परंपरागत अवस्था, ऑप्शन बी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन डी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, क्योंकि बच्चा क्या करता है, उसको अपने मस्तिष्क में उसका एक प्रतिबिंब बना लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक का मुख्य उत्तरदायित्व है। ऑप्शन ए है पाठ योजना तैयार करना और उनके अनुसार पढ़ाना, ऑप्शन बी है जितना संभव हो सके गतिविधियां कराना, ऑप्शन सी है कठोर अनुशासन बनाए रखना, ऑप्शन डी है विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार अधिगम के अवसर प्रदान करना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें कि एक अध्यापक का क्या मुख्य उत्तरदायित्व क्या होना चाहिए यहाँ पर। तो अध्यापक का मुख्य दायित्व होना चाहिए कि विद्यार्थियों की जहाँ पर आपको इसका अवसर मिले वो क्या आपका पॉजिटिव है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार अधिगम के अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। कथन है ऑप्शन ए वुडवर्थ का, ऑप्शन बी है रोज का, ऑप्शन सी है जिसवर्ड का, ऑप्शन डी है नास्ट्री का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी रोज का। वातावरण और आपके पास आता है इसमें अनुवांशिकता और वातावरण। तो अनुवांशिकता क्या है इसमें आपके पास, जब अनुवांशिक यानी जो जीन्स होते हैं उनके गुण जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं, उसको क्या कहा जाता है आपका, उसको कहा जाता है अनुवांशिकता। उसको अनुवांशिकता कहा जाता है। जब गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं उसको अनुवांशिकता कहा जाता है। जैसे बच्चे का क्या होगा इसमें आँख, नाक, रंग, चिंतन या लंबाई, बुद्धि आदि, ये क्या होगा आपका हेरिडिटी। उसके बाद होता है आपके पास एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में क्या आ जाता है आपके पास कि इससे अभिप्राय है कि हमारे चारों तरफ का जो माहौल है, जैसे हमारे घर का हो गया, हमारे स्कूल का हो गया माहौल, परिवार का हो गया माहौल, ये पड़ोसी, भोजन आदि, ये क्या हमें जीन्स के अलावा सभी चीज़ें कहाँ से मिलती हैं, ये हमें किससे मिलता है आपका पर्यावरण से, यानी आपका वातावरण से मिलता है। तो जो आपका मानव विकास है, मानव विकास में आपका इन दोनों का ही वातावरण प्लस आपका जो हेरिडिटी है आपकी, जिसको आपका आनुवंशिकता कहा जाता है, दोनों का ही महत्वपूर्ण योगदान है। इसमें आपका दोनों का ही महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। उसके बाद इसमें बताया गया आपके पास कि सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे शरीर में, दो तरह के पाए जाते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स, इसको एक्स कहा जाता है और वाई क्रोमोसोम ये कहा जाता है इसमें। तो टोटल जो क्रोमोसोम होते हैं, टोटल क्रोमोसोम की बात की जाए तो 46 होते हैं, और अगर पेयर्स में बात की जाए क्रोमोसोम्स की तो पेयर्स में होते हैं हमारे पास ये 23 क्रोमोसोम्स। उसके बाद हेरिडिटी के हैं जो आपके पास कुछ महत्वपूर्ण इसके सिद्धांत भी दिए गए हैं, जैसे कि आपके पास इसमें आ जाता है रिग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ रिग्रेशन आ जाता है कि प्रत्यागमन का सिद्धांत, इसको कहा जाता है आपका प्रत्यागमन का सिद्धांत। तो रिग्रेशन क्या होता है इसमें कि इसमें रिग्रेशन होता है कि किसी का विपरीत असर पड़ना, यहाँ पर विपरीत हो जाना, इसमें विपरीत गुणों का उत्पन्न होना, यानी जो तेज बुद्धि वाले माँ बाप हैं उनके बच्चे कैसे हो जाते हैं, कम बुद्धि वाले हो जाते हैं, और जो कम बुद्धि वाले माँ बाप हैं उनके बच्चे तेज बुद्धि वाले हो जाते हैं। इसको आपका रिग्रेशन कहा जाता है। फिर सेकंड आता है आपके पास इसमें जो गाल्टन्स थ्योरी है, गाल्टन ने अपनी थ्योरी दी है। इसके अनुसार गाल्टन ने क्या कहा है कि जब बच्चे में गुण पिछली पीढ़ी से ट्रांसफ़र होते हैं, जैसे कि उसके दादा दादी से, बच्चे के दादा दादी से ट्रांसफ़र होते हैं, तो ये गाल्टन का सिद्धांत कहा गया है, क्योंकि इसमें बायोमेट्रिक इसको थ्योरी भी कहा जाता है। फिर आपके पास आता है इसमें बीजमैन का सिद्धांत। तो बीजमैन ने क्या कहा है इसमें, जो बीजमैन है उन्होंने अपने सिद्धांत में क्या कहा है, बीजमैन ने ये कहते हैं कि माता पिता से प्राप्त जो बीज कोश है वो कभी ख़त्म नहीं होता, और यह एक पीढ़ी से
दूसरी पीढ़ी में निरंतर जो है चलते रहते हैं इसमें। फिर आपके पास आ जाते हैं ग्रेगर मेंडल, जिनको आनुवंशिकता का जनक भी कहा जाता है। ग्रेगर मेंडल से क्वेश्चन आपका ज़रूर आता है पेपर में। यहाँ पर इन्होंने कहा है, इन्होंने किस पर आप एक्सपेरिमेंट किया था, इन्होंने मटर के दानों के प्रयोग थे जो उन पर आनुवंशिकता के नियम थे जो निर्धारित किए थे, और इन्होंने लगभग 28,000 जो है पौधों पर एक्सपेरिमेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में सोचना प्रारंभ करता है। ऑप्शन ए है संवेदी प्रेरक अवस्था, ऑप्शन बी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन डी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो बच्चा यहाँ पर तार्किक आ गया आपका, तो तर्क लॉजिकल कब सोचता है बच्चा, मूर्त संक्रियात्मक में, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यहाँ पर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगमकर्ता के आत्मनियमन से क्या तात्पर्य है। जो आपका अधिगम नियम है तो उसके आपके यहाँ पर आएगा एक, यहाँ पर एक क्वेश्चन करवाया है इसमें 1918, हाँ ये वाला क्वेश्चन आपका। इसमें क्या हुआ आपका, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा बना लेते हैं कि प्रतीकों का इस्तेमाल वस्तुओं को प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जा सकता है। अगर बच्चे के सामने साइकिल नहीं है तो यहाँ पर आपका इसका आंसर पूर्व संक्रियात्मक हो जाएगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक क्या होगा, जो आप बच्चे की 2 से 7 ईयर्स की है इसमें, तो वहाँ पर बच्चा क्या करेगा, उसको आप गेंद दिखा दोगे एक बार, फिर दोबारा आप जब बिना दिखाए गेंद की बात करोगे तो बच्चा अपने दिमाग में उसका प्रतीकात्मक जो है वो बना लेगा वहाँ पर। तो ये आपका पूर्व संक्रियात्मक में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर थे अधिगमकर्ता के आत्मनियमन से आपका क्या तात्पर्य है। ऑप्शन ए है आत्म अनुशासन और नियंत्रण, ऑप्शन बी है अपने अधिगम की अनुवीक्षण करने की योग्यता, ऑप्शन सी है विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम और विनियम, ऑप्शन डी है विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनियम बनाना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो आत्मनियमन से ही आप समझ सकते हो कि आत्म अनुशासन और नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में वंचित क्षेत्रों एवं समूह के लिए डैश की स्थापना पर बल दिया गया है। क्षेत्रीय शिक्षा अवस्था, विशेष शिक्षा अवस्था, और माध्यमिक शिक्षा क्षेत्र, और प्राथमिक पाठशाला। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विशेष शिक्षक क्षेत्र। यहाँ पर आएगा विशेष जो है शिक्षा का क्षेत्र आएगा, यहाँ पर विशेष शिक्षा क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप एक अध्यापक हैं जो विश्वास करता है कि बच्चे विभिन्न गतियों और अलग अलग तरीक़ों से सीखते हैं। आप अपनी कक्षा में ऐसी आकलन योजना करेंगे जो, ऑप्शन ए है सभी विद्यार्थियों के लिए समान हो, ऑप्शन बी है केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सम्मिलित करें, ऑप्शन सी है बच्चों के सीखने के तरीके से संबंधित न हो, ऑप्शन डी है आकलन के अलग अलग तरीक़ों पर आधारित हो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन डी कि आकलन के अलग अलग तरीक़ों पर आधारित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में बोध कौशल को सुसाध्य करना चाहती है। इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। यहाँ पर पूछा है नेगेटिव क्वेश्चन, तो आंसर भी नेगेटिव ही निकालना है। ऑप्शन ए है संकल्पना मानचित्रण, ऑप्शन बी है संदर्भहीनता, ऑप्शन सी है रूपरेखीकरण, ऑप्शन डी है सारांशीकरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, जो कि आपका नेगेटिव है कि इससे उसको बचना चाहिए, किससे, संदर्भहीनता से। नेक्स्ट आपका इसमें क्वेश्चन आ जाता है, ऐसे शिक्षार्थी जिनकी शैक्षिक उपलब्धि औसत से कम होती है उनकी इस समस्या का प्रमुख कारण नहीं है। ऑप्शन ए है वातावरण का प्रभाव, ऑप्शन बी है स्वभाव संबंधी दोष, ऑप्शन सी है उच्च बौद्धिक क्षमता, ऑप्शन डी है कर्तव्य त्यागिता। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन सी प्रमुख कारण नहीं है। नेगेटिव पूछा है तो उच्च बौद्धिक क्षमता ये उसका प्रमुख कारण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से विकास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है विकास आनुवंशिकता व पर्यावरण की अंतःक्रिया का उत्पाद है, सही है आपका। और फिर है विकास का कुछ हद तक और पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, ये तो आपका सही है, पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। विकास की दर एक समान और सार्वभौमिक है, ये भी सही है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ये भी आपका सही है। तो नेगेटिव का नेगेटिव आंसर हो जाएगा आपके पास कि विकास का कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार शिशु अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से नहीं बताता है। ऑप्शन ए है सक्रियता द्वारा, ऑप्शन बी है दृश्य प्रतिमा द्वारा, ऑप्शन सी है सांकेतिक द्वारा, ऑप्शन डी है सूझ द्वारा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका सूझ द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश शब्द किसी भी प्रकार के आवेश में आने, भड़कने तथा उत्तेजित होने की दशा को सूचित करता है। ऑप्शन ए है क्रोध, ऑप्शन बी है आवेश, ऑप्शन सी है संवेग, ऑप्शन डी है प्रेरणा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन सी संवेग, क्योंकि संवेग से ही आप अपने इमोशंस को बताते हो। आप संवेग कौन कौन से आपके, जैसे क्रोधित होना, डर, भय, ये क्या आपके ये संवेग होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, एक संप्रत्यय को पढ़ते समय एक शिक्षक ऐसा उदाहरण दे रहा है जिससे उसे संप्रत्यय से जुड़ी श्रेणी की सबसे महत्वपूर्ण मूल विशेषताएं हैं। ऐसे उदाहरण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है एक भ्रांति, ऑप्शन बी है एक गैर उदाहरण, ऑप्शन सी है एक आद्य रूप, ऑप्शन डी है एक अपवाद। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन सी एक आद्य रूप। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।